हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं वैभव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। वीडियो के थंबनेल में देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर बोर्ड पर भी नाम डला हुआ है पहले से ही, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये हमारा चैप्टर 3 है क्लास 11 की केमिस्ट्री का, और इसकी आज हम क्लास 1 देखने वाले हैं भाई। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैप्टर को अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो से, तो इस चैप्टर को मैं पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को ही क्या, जो मतलब मेरी सारी वीडियोज है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप पहले जरूर सुन लीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश में एडजस्ट कर सकते हो तो आप लोग फिर इंग्लिश मीडियम वाले जो यूपी बोर्ड में है वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो भाई आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए चैप्टर मैं आपको पहले लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर मैं बहुत सारे स्टार लगाना चाहूंगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा, देखिए कोई मजाक नहीं है। क्लास 11th में तो 11th में है ही, क्लास 12th में भी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हैं। क्लास 12th में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हैं, और इससे क्वेश्चन आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम इसी चैप्टर से। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसमें कुछ हिस्ट्री के रूप का पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐतिहासिक रूप से पढ़ेंगे। फिर हम कल से इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भाई आज तो देखो हम इस चैप्टर का जो डेवलपमेंट है, मतलब जो हिस्ट्री है चैप्टर की, उसको आज हम पढ़ेंगे। फिर कल से हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ने लगेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की वीडियो तो आपके लिए केवल इसलिए है ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ, आपका बेसिक तैयार हो जाए, जैसे मकान बनने से पहले नींव रखी जाती है। आइए देख लेते हैं एक बार। तो भाई तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, देखिए एनसीईआरटी में कुछ और नाम मिल सकता है, किसी और बुक में कुछ और मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमें बेसिकली समझना क्या है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली समझना है कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो आज हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट क्या आते हैं, जैसे 118 एलिमेंट आज हमारे पास ज्ञात हैं। इतने एलिमेंट आज भाई हमारे पास ज्ञात हैं। तो इतने एलिमेंट के बहुत सारे कंपाउंड होंगे भाई। कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं। अब उन कंपाउंड की स्टडी और इन सब एलिमेंट की अलग अलग स्टडी कैसे की जाए, तो वैज्ञानिकों के सामने सवाल उठा कि यार इतने एलिमेंट और उनके इतने कंपाउंड, तो उनकी स्टडी हम एक साथ कैसे करेंगे। मतलब अगर हम सबकी अलग अलग स्टडी करें तो बहुत ही बड़ा काम बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा काम बैठ जाएगा अगर हम सबकी स्टडी को अलग अलग करने लगेंगे। तो कोई ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा जिससे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट और उनके कंपाउंड की स्टडी एक साथ हो जाए, और जो दूसरे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उनकी एक साथ हो जाए। मतलब जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम एक साथ कर सकें। तो अब हम यहाँ पर इसी चीज को समझेंगे कि इस चीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले एलिमेंट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया था। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एलिमेंट यानी तत्व, तत्व को पहले 3 बेस पर बांटा गया था। एक तो धातु, एक अधातु और एक उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, 3 बेस पर पहले एलिमेंट को बांटा गया था। तो देखो धातु, अधातु और उपधातु, अब ये वर्गीकरण का जाहिर सी बात है एक फिजिकल यानी भौतिक आधार है। अब धातु किनको कहा गया, देखिए धातु पहले उनको कहा गया था जो एलिमेंट कठोर होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट खींचे जा सकते हैं, जिनको आप हथौड़े से पीट पीट के उन्हें मतलब चादरों के रूप में डाल सकते हो, या फिर जिन एलिमेंट में चमक होती है, ठीक है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, उनको हमने क्या कहा, पहले धातु कहा। और अधातु किनको कहा? अधातु। देखिए जो एलिमेंट विद्युत के कुचालक होंगे, उष्मा के कुचालक होंगे, ठीक है, और जिनमें चमक नहीं होगी उनको अधातु कहा गया। और उपधातु किनको कहा गया? उपधातु उनको कहा गया जो एलिमेंट धातु और अधातु दोनों के गुण व्यक्त करेंगे। जो एलिमेंट धातु और अधातु दोनों के गुण व्यक्त करेंगे उनको उपधातु कहा गया। अब सबसे पहला वर्गीकरण दुनिया में यही किया गया था। ऐसा कई जगह आपको देखने को भी मिल जाएगा बुक्स में कि जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो यही था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सार्थक नहीं हो पाया, मतलब इस क्लासिफिकेशन को पूर्ण रूप से पास नहीं किया गया। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई अधिनियम पास हो गया, तो या फिर मतलब कोई भी, मतलब भाई
किसी ने कोई रूल बना दिया और वो पास हो गया। तो ये जो रूल था ये रूल पास नहीं हो पाया। अब पास क्यों नहीं हो पाया, उसके भी रीजन थे। क्यों? क्योंकि तत्वों के सभी गुणों का वर्णन करने के लिए, उनको सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक स्थान पर रखने के लिए केवल यही वर्गीकरण सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था। मतलब ये था तो सही, लेकिन पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंसी इसमें नहीं थी, इसलिए इसको फेल कर दिया गया कि मतलब ये पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो ये था, और इसको लगभग लगभग फेल माना गया या फिर अधूरा माना गया। अब जो सेकंड वर्गीकरण आया उसको देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था, सेकंड क्लासिफिकेशन, अब सेकंड क्लासिफिकेशन किसका था? तो भाई जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था? तो जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था वो किया था डोबेराइनर ने। किसने? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सन 1829 में इस वर्गीकरण को किया था। अब इस वर्गीकरण के अंदर क्या कहा गया है वो आपको समझना होगा, बहुत सी बार यहां से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था वो किसने किया? वो किया था भाई वैज्ञानिक डोबे राइनर। किसने किया था? वैज्ञानिक आए थे एक, डोबे राइनर, उन्होंने किया था। और कब किया था? तो देखिए भाई इस वर्गीकरण को किया गया था 1829 में। 1829 में इस वर्गीकरण को किया गया था, सन 1829। देखिए कितने पहले की बात है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे तब इस वर्गीकरण को किया गया था। और किसने किया था? डोबे राइनर ने। डोबे राइनर ने इस वर्गीकरण के अंतर्गत एक नियम दिया था जिसको कहा जाता है डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम यानी डोबे राइनर का ट्रेड रूल। डोबे राइनर का ट्रेड रूल या त्रिक नियम आप हिंदी में कह सकते हो। अब डोबे राइनर क्या कहते हैं? डोबे राइनर कहते हैं कि आप तीन एलिमेंट लो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे हमने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। तो हमने तीन एलिमेंट ले लिए। तो डोबे राइनर ने कहा कि आप ऐसे तीन एलिमेंट लो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। ले लिए भाई साहब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि तीनों ही मेटल हैं, तो हमने इनकी प्रॉपर्टी देख ली, यहाँ सेम है, ठीक है, ले लिए। अब डोबे राइनर कहते हैं सेकंड स्टेप में इनको आप एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करो, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखो। रख दिया। लिथियम का 7 होता है, इसका 23, इसका 39। भाई इसका कितना होता है? 7, इसका 23 और इसका 39। ठीक है, इसका 3, 11, 19। अब जाहिर सी बात है ये तो परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है 7, 23, 39। तो इसका 7 है, फिर इसका से ज्यादा, इसका से ज्यादा, तो हमने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में भी रख दिया। अब डोबे राइनर क्या कहते हैं? डोबे राइनर कहते हैं कि ये तो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। तो डोबे राइनर कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी, जो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन होगा। इस कथन को थोड़ा सा समझिए। जो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे हमने सोडियम का एटॉमिक वेट हमें निकालना है, तो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा किनका? इस लिथियम के एटॉमिक वेट का और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का। तो इसका कितना है? 7 है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? देखिए 7 है, यहां पर रखेंगे, प्लस 39 यहां पर, अपॉन जितने ये टोटल संख्या है वो अपॉन में कर देंगे 2 इक्वल। अब इनको जोड़ के मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 39 और 7 कितने होते हैं? 46 बटे 2 बराबर 23। कितना आ गया? 23। तो आप देख रहे होंगे कि लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन 23 आया है, और 23 ही किसका एटॉमिक वेट है? सोडियम का एटॉमिक वेट है। यानी डोबे राइनर का ट्रेड रूल सही होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट पर उन्होंने इसको लागू किया। दोबारा इसको समझिए एक बार। डोबे राइनर ने 1829 में अपना क्या दिया? क्लासिफिकेशन का रूल दिया, जिसको हमने कहा डोबे राइनर का त्रिक नियम यानी ट्रेड रूल। डोबे राइनर कहते हैं कि आप तीन एलिमेंट लीजिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, और उनको एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। उनको एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में आप रखिए। अब हमने तीन एलिमेंट ले लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि इनमें तीनों में एक सेम प्रॉपर्टी है, ये तीनों मेटल हैं।
अब हमने इनको बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रख लिया, इसका 7, इसका 23, इसका 39। अब डोबेराइनर ने पते की बात क्या बताई? डोबेराइनर ने पते की बात ये बताई कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा वो इस पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य होगा। क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा, यानी भाई समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इन दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे अपॉन 2 से डिवाइड। भाई सिंपल एवरेज निकालना है और सोल्व करने के बाद यहाँ पर 23 आ जाएगा। और रिजल्ट से क्या पता लगता है? रिजल्ट से पता लगता है कि 23 ही हमारा सोडियम का एटॉमिक वेट है। तो ये डोबेराइनर का त्रिक नियम था। लेकिन ये जो त्रिक नियम था ये भी बहुत सारे एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो पाया। क्यों? मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो त्रिक नियम था ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उस समय तक जितने एलिमेंट ज्ञात थे सभी पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। मतलब कुछ एलिमेंट पर तो बिल्कुल करेक्ट सही बैठता था, जैसे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सही बैठता है बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिन पर ये सही नहीं बैठा, उनको उन्होंने एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में भी अरेंज किया। और जब अर्थमेटिक मीन निकाला पहले और तीसरे एलिमेंट का तो बीच वाले का डिफरेंट आया। तो सभी एलिमेंट पर ये अप्लाई नहीं हो सका, इसलिए इस नियम को भी उस समय पूर्ण रूप से सही नहीं माना गया। अब ये क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर बंद, मतलब इसकी भी केस फाइल बंद। तो आज हमारा डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो कंप्लीट हो गया। कल हम न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ के जो हमारा आवर्त नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आप सभी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अब कुछ चैनल पर पोस्ट अपलोड की जा रही है जो कि क्लास 11 के चैप्टर 2 से रिलेटेड है, परमाणु की संरचना से। तो आप उनके आंसर जरूर दीजिए, भले ही वो गलत हो या सही हो, लेकिन आप उनके आंसर जरूर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता लगेगा कि आपने कितना पढ़ लिया है, आप कितने वीक हैं, किस टॉपिक में आप वीक हैं। जिस टॉपिक में आप वीक हो उसकी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए। और इस चैप्टर को हम ज्यादा वीडियो में नहीं, कम वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और आज इसका फर्स्ट लेक्चर था, और इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।